जय हिंद साथियों। आप आज की इस वीडियो में आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए एक ऐसा पूरा प्रश्न पत्र हम लोग देखने वाले हैं जो प्रश्न पत्र आपको आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो मैं कहूंगा साथियों, अगर आप वाकई में अपने आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो इन सभी सवालों को आप देखिएगा और अपने एग्जाम को देने जाइएगा। मेरा मानना है कि कोई आपको एग्जाम में हरा नहीं सकता, एग्जामिनर चाहे जहां से प्रश्न साथियों डाल दे। तो सबसे पहले हम लोग जीके देखेंगे, उसके बाद साथियों हम लोग रीजनिंग देखेंगे और साथियों उसके बाद हम लोग मैथ देखेंगे। तो सभी लोग साथियों तैयार हो जाइए। अगर आपने इस रण क्षेत्र में एंट्री की है तो इस रण क्षेत्र को जीत कर जाइएगा और अधूरे से मत जाइएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान साथियों खतरनाक होता है। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो सरकारी आयोग होता है इसका संबंध किससे होता है? पंचायती राज से नहीं। चुनाव आयोग की शक्तियों से इसका संबंध होता है? नहीं साथियों, इसका संबंध होता है केंद्र और राज्य के संबंधों से। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कह रहे कि बंगाल में साथियों कब अकाल पड़ा था? यानी कि बंगाल में एक बार साथियों अकाल पड़ा था। तो कब अकाल पड़ा था? 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा था। यह आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? क्वेश्चन बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में साथियों पूछा जाएगा। आप लोग ध्यान रखेंगे, खाजियार की जब हम बात करते हैं ना तो भारत का किस हिल स्टेशन को, मैं कहूंगा खाजियार हिल स्टेशन को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहने के स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श ये किस क्रांति के आदर्श वाक्य के रूप में उत्पन्न हुए हैं? तो मैं कहूंगा फ्रेंच क्रांति आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? यह सवाल बहुत आपसे पूछा जाता है। तो ये तो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है, आपको मालूम होना चाहिए। किस देश में अगर पूछा जाए ना तो नेपाल में आपको बताना है। उसके बाद देखिए कह रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि द एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की जीवनी है? तो ये किसकी जीवनी है? मैं कहूंगा अगर कल्पना चावला की जीवनी का नाम क्या है तो इसकी जिनकी जीवनी का नाम है द एज ऑफ टाइम। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। इस सवाल का जवाब आपका क्या होगा? कह रहे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक अगर बात करते हैं साथियों 14 से 18 तक ये किससे संबंधित है मुझे बताइए। तो अगर बात करें साथियों ये किससे संबंधित है तो ये तो समानता के अधिकार से संबंधित है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि 1951 से लेकर 1956 तक इसका कार्यकाल रहा था। भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी की गई? यानी कि कौन से अनुच्छेद में साथियों धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में किसका जिक्र किया गया है? धर्म की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखिए कह रहे निम्नलिखित में से कौन 10वें सिख के गुरु थे? यानी कि सिखों के 10वें गुरु का नाम क्या था? तो गुरु गोविंद सिंह साथियों सिखों के 10वें गुरु का नाम था, यह आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन ये अक्सर किस शासक के दरबार में गाते थे? तो मैं कहूंगा ये तो अकबर के दरबार में गाया करते थे, इसलिए राइट आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए करके बगदाद किस देश की राजधानी है? तो अगर आपसे पूछे कि इराक की राजधानी क्या है तो इराक की राजधानी क्या है साथियों? इराक की राजधानी बगदाद है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है करके निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने ओडिशा के शास्त्रीय नृत्य के लिए ओडिशी शब्द गढ़ा? आपको पता है कि ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य साथियों ओडिशी है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि किस व्यक्ति ने ओडिशी शब्द गढ़ा तो आपका राइट आंसर कवि चंद्र कालीचरण पटनायक होना चाहिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद देखिए पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है? तो मैं कहूंगा 3/4 हिस्सा साथियों पानी से ढका हुआ है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर साथियों सी के साथ जाएगा। चलिए साथियों अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं आरपीएफ एग्जाम की, तो आरपीएफ एग्जाम के लिए आपकी यहां से इस क्लास से आपकी एक क्लासेस शुरू होती हैं। तो मैं कहूंगा अगर आप वाकई में आरपीएफ 2024 के एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, इसको फतेह करना चाहते हैं, तो साथियों क्या करेंगे आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सभी एक तरीके क्वेश्चंस आपको तैयार करना है। जो भी आपको रीजनिंग के कॉन्सेप्ट बताए जाए, जो आपको मैथ के बताए जाए, जो आपको जीके जीएस के और करंट अफेयर के क्वेश्चंस बताए जाए, अगर आप उतना पढ़कर चले जाते हैं तो मेरा मानना है कि
कि सिलेक्शन से साथियों आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन मनोमस्तिष्क आपका पूरा ध्यान क्लास में ही साथियों होना चाहिए। अगर इधर उधर आपका ध्यान है तो ये गलत बात है, अच्छी बात नहीं है। चलिए खैर, अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 के दौरान प्रत्याशा रे ने किस खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। तो साथियों ये तैराक से संबंधित है, तो इन्होंने तैरने में साथियों उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। उसके बाद देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि माना जाता है कि दिल्ली के महरौली में स्थित जो लौह स्तंभ है ये किसकी उपलब्धियों को दर्ज करता है। तो मैं कहूंगा ये चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों को दर्ज करता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि निम्नलिखित में से किसे आर्थिक विकास का अच्छा संकेतक माना जाता है। तो मैं कहूंगा सकल घरेलू उत्पाद में जो लगातार बढ़ोतरी है इसको ही साथियों आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक माना जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देख लीजिए, कह रहे कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना साथियों कब हुई थी। तो आपको मालूम होना चाहिए 1600 में ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी भारत में। अगला सवाल है, कह रहे कि 2016 में सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि तीसरे लिंग में कौन शामिल है। तो साथियों तीसरे लिंग में कौन शामिल है, मैं कहूंगा ट्रांसजेंडर शामिल है। तो जब साथियों कोई फॉर्म वगैरह आप भरते होगे तो वहां पर मेल लिखा होता होगा, फीमेल लिखा होता होगा साथियों, और एक ये ऑप्शन आता होगा ट्रांसजेंडर। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे 2016 में साथियों ये स्पष्ट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि तीसरे लिंग में ट्रांसजेंडर शामिल होंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि कर्पूरी देवी एक ख्यातनाम कलाकार हैं, ठीक है ना, यानी कि ख्याति प्राप्त इनको है, मतलब प्रसिद्धि इनकी है अच्छा खासी। तो ख्यातनाम कलाकार ये पेंटिंग से संबंधित थी। तो कौन सी पेंटिंग से संबंधित है, मैं कहूंगा मधुबनी पेंटिंग से संबंधित थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहे कि एलेक कराड़ी नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है। तो मैं कहूंगा ये कहां पर किया जाता है, ये केरल में किया जाता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव इनमें से साथियों किसने रखी। तो अगर नींव की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने साथियों इसकी नींव रखी थी। किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहा जा रहा है यहां पर आपसे एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों यहां पर कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, फटाफट आप लोग यहां पर बता दीजिए। तो अगर बात करते हैं टर्निंग पॉइंट्स ए जर्नी थ्रू चैलेंजेस, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखित है, मैं कहूंगा एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखित है। निम्नलिखित में से कौन सा जापान की मुद्रा का नाम है, यानी कि आपसे डायरेक्टली ये पूछा जा रहा है कि जापान की मुद्रा आप लोग बता दीजिए। तो येन अगर आपका जवाब है तो मैं कहूंगा आपका जवाब यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जापान की मुद्रा येन ही है। चलिए भाई, अब उसके बाद देख लेते हैं अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि निम्नलिखित में से किस दिन को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल की अगर बात करें साथियों, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कि भारत में कितने रुपए के नीचे सभी ऋणों को सूक्ष्म ऋण माना जाता है। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों कि आपका राइट आंसर क्या होगा, चलिए तो आपका राइट आंसर यहां पर 1 लाख रुपए के साथ जाएगा, क्योंकि भारत में 1 लाख रुपए से नीचे सभी ऋणों को सूक्ष्म ऋण माना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आएगा। चलिए अब उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि नुआखाई एक फसल उत्सव है। बिल्कुल, भारत में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो जो नुआखाई उत्सव है ना, जो फसल का एक तरीके से उत्सव है, तो ये तो साथियों ओडिशा में मनाया जाता है, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है साथियों, मैं कहूंगा इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। उसके बाद देखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे। तो अगर बात करें साथियों यहां पर शहनाई वादक थे, मैं कहूंगा बिल्कुल ये तो शहनाई वादक ही थे, यानी कि कौन शहनाई वादक थे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक थे। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, साथियों देखिए सवाल को और बताइए मुझे राइट आंसर आपका क्या होगा। कह रहे कि भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो मैं कहूंगा ये किस क्षेत्र से साथियों संबंधित है, ये तो कलाकार हैं एक तरीके से, तो ये कला से संबंधित है, ये खेल से संबंधित नहीं है, राजनीति से भी नहीं है और अर्थशास्त्र से भी नहीं है। चलिए भाई
उसके बाद देखते हैं साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो आपको मालूम होना चाहिए गांधी इरविन समझौता साथियों कब हुआ था, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला सवाल है, कह रहे कि साथियों विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता कौन से देश में आयोजित की जाती है। तो ये तो इंग्लैंड में होती है। क्या साथियों, ये इंग्लैंड में होती है। अगला सवाल है, कह रहे कि किस संस्थान ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का द्वितीय संस्करण जारी किया है। तो मैं कहूंगा नीति आयोग की जब हम बात करते हैं, नीति आयोग ने ही इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का द्वितीय संस्करण जारी किया है। अब उसके बाद देखिए, कह रहे कि फरवरी 2024 में किस मंत्रालय ने पोषण उत्सव, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पोषण उत्सव कार्यक्रम का आयोजन जो किया है वो किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है। क्या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया। मैं कहूंगा बिल्कुल सही, पहला पड़ा और पहला ही आपका यहां पर राइट आंसर हो गया। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो पोषण उत्सव कार्यक्रम है ना, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद देखिए पूछा जा रहा है कि टेबल टेनिस के लिए जो खेल की सतह की लंबाई होती है कितने मीटर की होती है। तो ये साथियों 2.74 मीटर की होती है, लगभग 2.25 मीटर के आसपास इसको हम लोग कह सकते हैं। प्रसिद्ध कटक रूपा तारकासी ने हाल ही में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग अर्जित किया है। यह किस भारतीय राज्य में है। तो ये केरल में है, सॉरी ओडिशा में है, इसलिए राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि शिव समुद्रम जलप्रपात ये किस नदी पर है साथियों बताइए। तो ये तो कावेरी नदी पर, ये कहां पर है शिव समुद्रम जलप्रपात साथियों, ये कावेरी नदी पर है। अब यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करें ना, अब देखिए कौन से आपके क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। मैं कहूंगा रीजनिंग के टॉप लेवल के क्वेश्चंस हम लोग यहां पर देखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इन सभी क्वेश्चंस को आप देखिएगा और अपनी तैयारी को आंकने की कोशिश कीजिएगा। तो पहला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि ELECTRIC को GNGEVTKE लिखा जाता है। तो आपको बताने कि NUCLEAR को क्या लिखा जा सकता है। अब यहां पर देखिए आपको भी पता है कि आरपीएफ के एग्जाम में 35 क्वेश्चन आएंगे साथियों रीजनिंग के, और अगर आप चाहते हैं कि आप 35 में से 35 रीजनिंग के सवाल बिल्कुल सही करें तो क्या मैं कह सकता हूं, मैं क्या कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि अगर 35 सवालों में से 35 आप बिल्कुल सही करना चाहते हैं तो साथियों सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी क्लासेस आए आरपीएफ की मैं कहूंगा उसको अगर आप तैयार कर लेंगे तो ये समझ लीजिए रीजनिंग के सभी, कम से कम रीजनिंग की तो मैं आपसे साथियों क्या गारंटी ले सकता हूं कि रीजनिंग के सभी कॉन्सेप्ट, क्या एक सिंगल नहीं छूटेगा, सभी कॉन्सेप्ट इन्हीं क्लासेस से आप लोग साथियों देखेंगे। और मैं आपको जीके जीएस करंट अफेयर में भी इतना मजबूत कर दूंगा कि आपका पासिंग भरे के क्वेश्चंस आपके बिल्कुल सही हो जाए। मैथ में भी बहुत अच्छा स्कोर लाकर मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। यानी कि आपका स्कोर अच्छा आएगा ये आप खुद देखेंगे, लेकिन आपको बस डेली जब तक आपका एग्जाम नहीं हो रहा है ना तो आपको साथियों पढ़ाई करते जाना है, पढ़ाई करते जाना है, बस ये काम आप लोग करेंगे। चलिए खैर, अब यहां पर अगर हम लोग बात करें साथियों इस सवाल की, देखिए ये ई से साथियों जी हो गया यानी कि 2 बड़ा है, ठीक, एल से साथियों एन हुआ है यानी कि 2 बड़ा है, ई से साथियों फिर जी हुआ है 2 बड़ा। तो यहां पर तो मुझे लग रहा है 2 2 2 2 बढ़ रहा है, तो यहां पर भी हम 2 2 बढ़ा देंगे। तो एन में साथियों जब हम 2 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, पी आ जाएगा, यू में 2 बढ़ाएंगे डब्ल्यू आ जाएगा, सी में 2 बढ़ाएंगे साथियों ई आ जाएगा, और एल में 2 बढ़ाएंगे ना साथियों तो क्या 12 13 14 यानी कि एन आ जाएगा। उसके बाद साथियों ई में 2 बढ़ाएंगे जी आ जाएगा, ए में 2 बढ़ाएंगे सी आ जाएगा, आर में 2 बढ़ाएंगे टी आए। तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, PWENGCT कहां पर लिखा हुआ, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा ए में लिखा हुआ था साथियों, बी में नहीं। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि इन लेटर्स की मदद से ये लेटर्स बनाए गए हैं, उसी प्रकार इन लेटर्स की मदद से ये लेटर्स बनाए गए हैं। तो आपको ये बताना है कि इन लेटर्स की मदद से कौन कौन से लेटर्स बनाए जाएंगे। चलिए अच्छा देखिए, मुझे इन सभी लेटर्स पर जब मैंने नजर मारी ना तो मुझे इतना मालूम पड़ा कि भैया जो इसमें लेटर्स है ना वही अल्फाबेट्स, वही लेटर यहां पर है। तो फिर उसके बाद मैंने देखा भाई यहां पर जो लेटर्स हैं लगभग वही लेटर्स यहां पर, केवल क्रम गलत है। क्रम अब कैसे यहां पर है ये एक बार मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। TERMI क्या MINANATOR। उसके बाद साथियों हम इन लेटर्स को साथियों यहां पर लिख लेते हैं, एक के नीचे एक ही आपको लिखना है, ठीक है, एक के नीचे एक आपको लिखना है। देखिए आर हो गया, ओ हो गया, TAN हो गया, ये वाले लेटर्स में लिख रहा हूं क्योंकि इन लेटर्स की मदद से यही तो बनाया गया है। अब हमें ये देखना होगा बनाया कैसे गया है। तो TAN हो गया, उसके बाद TER क्या साथियों
RMI हो गया। अब आपको यहां पर देखना है साथियों कि आखिर ये कैसे बनाया, मैं बताने की कोशिश करूंगा। देखिए यहां पर ये जो T है ना, T, ये साथियों ये T यहां पर पहुंच जाता है, ये यहां पर पहुंच गया। उसके बाद साथियों ये E यहां पर पहुंच गया और ये R साथियों यहां पहुंच गया, ये वाला M यहां पहुंच गया, ये वाला I यहां पर पहुंच गया। अब अगर बात करते हैं, ये N यहां आ गया, ये A यहां आ गया, ये T यहां आ गया, ये O यहां आ गया, ये R यहां आ गया। इतनी बात क्लियर है? यानी कि लॉजिक आप साथियों पहचान चुके हैं। अगर पहचान चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब इसको साथियों लिख लीजिए, क्या लिखा हुआ है, AVENGERS, ठीक। अब उसके बाद साथियों मैं आपको यहां पर बता दूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको करना साथियों ये है, करना कुछ नहीं है ज्यादा, आपको देखना है कहां से चेंज हुआ था। कहां से चेंज हुआ था? मैंने ये वाला टी रखा था और यहां पर, यानी कि 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अच्छा यहां पर कम है, यहां पर कितने साथियों कम है, तो मैं कहूंगा अगर बात करते हैं साथियों यहां पर, ठीक, 1 2 3 4, यहां से देखिए ये ए यहां पर आ जाएगी, ए यहां आ गया, तो ये ई यहां पर आ जाएगा, सॉरी वी आज यहां पर आ जाएगा, ठीक है, वी आपका यहां पर आ गया, फिर आपका ई आ जाएगा, क्योंकि आधे से करना है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर है ना, तो ये आधे से किया गया। ये देखिए ये यहां पर आधे हो गए, टी टी, ठीक। तो हम भी आधे से करेंगे, इसमें 8 हैं तो हम 4 के बाद से करेंगे। अब यहां पर ई आ गया, अब यहां पर एन आ जाएगा। उसी प्रकार क्या किया गया था। अब यहां पर अगर बात करें साथियों, ये एस कहां पर आ जाएगा, एक काम करो, ये जी आपका यहां पर आ जाएगा, ई आपका यहां पर आ जाएगा और आर यहां पर आ जाएगा, एस यहां पर आ जाएगा। अब आपको देखना है ऐसा कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, SREGAAVEN, तो मैं कहूंगा ऐसा तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों जो आपके आरपीएफ में कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे उन सभी कॉन्सेप्ट को मैं आपके लिए लेकर आया हूं, यानी कि पूरी तरीके से पूरे सिलेबस का खात्मा करेंगे। बस आप थोड़ा सा मुझे समय दे दीजिए, मैं सब कुछ आपका तैयार करवा दूंगा जो आपके एग्जाम में आएगा। देखिए कहने के एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, बिल्कुल एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियां हैं। ये एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या क्या होगी, कभी भी ऐसा सवाल है। देखिए कहने कि ये जो है ना, ये एक, इसके विपरीत क्या होगी, विपरीत इसका ये होगा, ये 6 नहीं, जो 6 के उधर वाली साइड है वो, ठीक है। तो मैं इतना कह सकता हूं कि 1 का विपरीत 6 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 1 का विपरीत 6 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता। यहां देखिए 1 यहां पर है, 1 का विपरीत 2 4 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 1 का विपरीत साथियों 3 भी नहीं हो सकता, तो मैं कहूंगा 3 भी नहीं हो सकता। तो अब बचा क्या है साथियों, देखिए 1 तो ये खुद है, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, अच्छा 3 भी हो गए, 4 6 भी हो गया, तो मैं कहूंगा केवल 5 बचा है। तो मैं कहूंगा कि 1 का विपरीत 5 ही होगा। इसलिए जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, यहां पर देखिए साथियों, इस सवाल क्या है, जब हम बात करते हैं ना, तो जैसे कि साथियों एक कॉन्सेप्ट बनता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कहा जाता है कि भाई इसको जैसे अंग्रेजी की डिक्शनरी में लिखा होता है ना, वैसे आपको यहां पर लगाना है। तो सबसे पहला कौन सा आएगा, आई इन यहां है, आई इन यहां है, आई इन यहां है, आई इन यहां है, आई इन यहां है। सबसे पहले कौन सा आएगा, टी या आई, तो मैं कहूंगा आई पहले आता है, जी आएगा, ठीक है, या साथियों यहां पर अगर बात करें जी आएगा, आई थोड़ी ना, आई तो 9 पर आता है, जी 7 पर आता है, वी भी नहीं आएगा, एस भी नहीं आएगा, तो मैं कहूंगा 3 नंबर सबसे पहले आ जाएगा। और उसके बाद साथियों क्या आ जाएगा, उसके बाद आपका ये आई आ जाएगा 9 नंबर वाला, ठीक, तो 4 हो गया। उसके बाद साथियों क्या आ जाएगा आपका, ठीक है, ये एस आ जाएगा, वी तो बाद में आएगा ना, तो ये हो गया साथियों 1, फिर आपका क्या हो गया, फिर आपका देखिए ये उसके बाद आएगा, ठीक है, 5 हो गया, और उसके बाद आपका 2 आ जाएगा, यानी कि 341 52 कहां पर लिखा हुआ है, मैं कहूंगा 341 52 ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखकर मुझे बताइए, कह रहे कि डी लिखा हुआ है, फिर बी लिखा हुआ है, फिर एक्स लिखा हुआ है, फिर आर लिखा हुआ है, फिर जे लिखा हुआ है। आपको बताने कि अगला लेटर यहां पर कौन सा हो सकता है, मुझे बताइए। देखिए यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करें, इसको बहुत ध्यान से आपको देखना है, डी से बी हुआ है, यानी कि 2 घटाया गया है, ठीक, कितना घटाया गया है साथियों, 2 घटाया गया है। अगर हम साथियों आर से जे की बात करते हैं, तो यहां पर कितना घटाया गया, ये 18 पर होता है, ये 10 पर होता है, साफ साफ यहां पर साथियों 8 घटाया गया है। अब हम यहां पर अगर बात करें, एक्स होता है साथियों 24 पर,
और r होता है 18 पर, यानी कि 24 पर 18 पर तो कितना घटाया गया, 6 घटाया गया है, बिल्कुल 6 घटाया गया है। अब यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर 2 6 8 तो यहां पर 4 ही तो आएगा। अब 4 कैसे आएगा साथियों, ये माइनस हुआ है, जैसे कि 20 से जब माइनस करा ना आपने तो a आएगा, उसके बाद z आएगा, उसके बाद y आएगा और उसके बाद साथियों आपका x आएगा। तो 4 माइनस किया गया इसलिए 4 लिखा है, यानी कि d में 2 माइनस किया b आ गया, b में 4 माइनस किया x आ गया, x में 6 माइनस किया r आ गया, r में 8 माइनस किया j आ गया। अब j में 10 माइनस करेंगे तो साथियों j खुद ऑलरेडी 10 पर होता है, तो जब इसमें 10 माइनस करोगे तो यहां पर साथियों z आ जाएगा, यानी कि 26 वाला लेटर आ जाएगा। तो z आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आंसर है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। साथियों अभी तो मैथ के क्वेश्चंस भी आपके सामने से गुजरेंगे, ऐसे ऐसे मैथ के क्वेश्चन जो साथियों आप अपने एग्जाम में डायरेक्ट देखेंगे। कह रहे कि 26 29 है तो 29 लिख लिया, 65 है 65 लिख लिया, 95 आ गया और उसके बाद 119 आ गया। कह रहे कि उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, और उसके बाद 149 ही आना चाहिए और उसके बाद 155 ही आना चाहिए। इतनी चीजें साथियों आपसे यहां पर कही गई हैं। मैं कहूंगा 29 से 65 हुआ है तो मेरे हिसाब से 36 यहां पर बड़ा है। ठीक, 36 यहां पर बड़ा है, 65 से 95 में तो 30 बड़ा है, 95 से 119 हुआ है साथियों तो कितना बड़ा है, 24 बड़ा है यहां पर। तो अब कितना बढ़ेगा ये आपको बताने, देखिए एक बार यहां पर अगर हम लोग बात करें 149 से 55 हुआ है तो 149 से अगर 55 करें तो 6 माइनस हुआ है, ठीक है, सॉरी कितना बड़ा है, 6 प्लस हुआ है। अब यहां पर देखिए 36 30 24 ये 6 6 6 6 सब में घट रहा है, तो यहां पर अगर हम 6 घटाएंगे तो यहां पर 18 आ जाना चाहिए, यानी कि 29 में 36 प्लस किया तो 65 आया, 65 में 30 बढ़ाया तो 95, 95 में 24 बढ़ाया तो 119 है, 119 में 18 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, 8 8 16 और 1 17, मतलब 9 और कितना 8 कितना और 17, हासिल का 1 लग जाएगी, 3 आ गई, यानी कि 137 आ जाएगा। ठीक, तो 137, अच्छा भाई ऑप्शन में भी तो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पर हम बात करते हैं, क्या हम बात करते हैं कि अगर देखिए 36 30 24 18, अब उसके बाद यहां पर 12 आ जाना चाहिए, तो क्या साथियों 137 में 12 प्लस करने पर 149 आता है। अगर 149 आता है तो मैं कहूंगा हमारा लॉजिक यहां पर बिल्कुल सही लगा और मैं कहूंगा बिल्कुल 49 ही आता है। तो इस प्रकार जिनका जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ था, मैं कहूंगा आंसर आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई उसके बाद देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। देखिए साथियों यहां पर क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि 6 छात्र हैं, एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो कितने छात्र हैं साथियों, 6 छात्र हैं, 1 2 3 4 5 और 6 छात्र हो गए। यानी कि जेम्स पीटर के दाएं से दूसरे स्थान पर है। तो साथियों अगर मान लीजिए हम पीटर यहां पर बना लेते हैं, कह रहे कि पीटर के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, जेम्स है, यानी कि जेम्स यहां पर बैठ जाएगा। कह रहे कि चार्ल्स जो है ना, चार्ल्स ये पीटर के बाईं और दूसरे स्थान पर है, तो पीटर का बायां किधर होगा, पीटर का बायां इधर हो जाएगा, दूसरा किधर हो जाएगा, यानी कि चार्ल्स आपका यहां पर आ जाएगा। तो चार्ल्स यहां पर आ गया, ठीक है। उसके बाद कह रहे कि सैम जेम्स के दाएं से तीसरे स्थान पर है, तो जेम्स का तीसरा स्थान 1 2 3 यहां पर आ जाएगा, यानी कि यहां पर कौन आ जाएगा, यहां पर आपका सैम आ जाएगा। चलिए भाई उसके बाद कह रहे हैं कि टॉम सैम के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो सैम के दाएं से दूसरा स्थान यहां पर बनेगा, यहां पर कौन आ जाएगा, यहां पर टॉम आ जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि एशले जो है ना, एशले चार्ल्स और जेम्स का निकटतम पड़ोसी है। चार्ल्स और जेम्स का निकटतम पड़ोसी कौन हो जाएगा, एशले हो जाएगा। ये भी हमने कंडीशन पूरी कर दी, यानी कि 6 लोग थे, 6 लोगों को हमने अच्छे तरीके से बैठा दिया है। सवाल में क्या पूछा जा रहा है, कह रहे कि एशले और टॉम के बीच में कौन है, तो एशले और टॉम के बीच में कौन है, मैं कहूंगा जेम्स है। तो जेम्स आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। साथियों अगर आपने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर आप लोग नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कम से कम अपने सिलेक्शन के लिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। भले जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो अनसब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 25 प्लस 8 भाग 40 माइनस 20 गुणा 25 बराबर 10। आपसे पूछा गया है कि नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना होगा। अगर हम मान लीजिए एक पल को मान ले, नीचे से अगर स्टार्ट करें कि अगर हम मान ले साथियों इसको यानी कि प्लस की जगह पर माइनस, माइनस की जगह पर प्लस अगर हम करते हैं तो कैलकुलेट करने पर क्या हमारे पास 10 आता है। 25 8 40 20
25 बराबर हमें 10 लाना है। तो प्लस है, प्लस की जगह पर माइनस आना है तो माइनस आ गया, भाग की जगह पर भाग आ जाएगा, माइनस की जगह पर प्लस आ जाएगा, गुणा की जगह पर गुणा आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा साथियों, 25 माइनस 8 भाग 40 हो जाएगा, प्लस आपका कितना हो जाएगा, ये 25 दूना 50, यानी कि आपका ये कितना हो जाएगा साथियों, 500 हो जाएगा। ठीक है ना। मुझे तो नहीं लग रहा साथियों इसको कैलकुलेट करके 10 आ पाएगा। अगर नहीं लग रहा है तो साथियों ये राइट आंसर आपका नहीं हो सकता। अब नहीं हो सकता इसलिए हम इसको कट कर देंगे और इस वाले ऑप्शन को ट्राई करेंगे कि अगर प्लस की जगह पर गुणा और गुणा की जगह पर प्लस रखें तो प्लस है तो गुणा आ जाएगा, भाग की जगह पर भाग आएगा, माइनस की जगह पर माइनस आएगा, गुणा है तो साथियों गुणा की जगह पर प्लस आ जाएगा। इसको अगर साथियों हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें 25 गुणा 8 बटे 40 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये साथियों अब प्लस का आ जाएगा कितना साथियों, 5 यहां पर आ जाएगा। ठीक है। अब 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, 8 से 8 आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 5 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करके 10 आया, यानी कि 10 बराबर 10 आ गया, हमारा बिल्कुल कैलकुलेट हो गया, सॉल्व हो गया, यानी कि राइट हम आंसर हम कह सकते हैं कि हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ ही जाएगा। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर साथियों, कथन और निष्कर्ष वाला ये सवाल है। कैसा सवाल है साथियों, कथन और निष्कर्ष वाला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहेंगे सभी पेंसिलें क्षण है, तो यहां पर जैसा जैसा कहा जा रहा है ना वैसा वैसा बना लीजिए। मान लीजिए साथियों ये क्या हो गई, ये पेंसिल हो गई और कहा जा रहा है कि सभी पेंसिलें छड़ी हैं, तो सभी पेंसिलें ये क्या हो गई साथियों, सभी पेंसिलें छड़ी हो गई। इतनी बात क्लियर है। कह रहे कि कुछ छड़ी नोट्स हैं, तो मान लेते इतनी छड़ी क्या है साथियों, इतनी छड़ी नोट्स हैं, तो इतनी छड़ी क्या हो गई साथियों, इतनी छड़ी नोट्स हो गई। उसके बाद कहने के सभी डायरियां नोट्स हैं। ठीक है, तो डायरियों के क्या नोट्स के अंदर आ जाएगा साथियों डायरियां, ये डायरियां आपकी हो गई, सभी डायरियां नोट्स है ना, तो यही तो डायग्राम बनेगा। अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है। कहने के कुछ नोट्स डायरियां हैं, बिल्कुल साथियों कुछ नोट्स डायरियां हैं, इतनी नोट्स जो है ना वो डायरियां हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ छड़ी पेंसिल हैं, कुछ छड़ी मैं कहूंगा इतनी छड़ी, ठीक है, अच्छा कुछ छड़ी पेंसिल है, मैं कहूंगा इतनी छड़ी जो है ना वो पेंसिल है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ डायरी छड़ी हैं, कुछ डायरी किधर गई, डायरी है, कुछ डायरी छड़ी हैं, नहीं भाई कुछ डायरी छड़ी नहीं, क्योंकि डायरी यहां से निकल रही है और छड़ी साथियों, ठीक है, छड़ी यहां से निकल रही है और डायरी आपकी है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। यानी कि निष्कर्ष 1 और 2 बिल्कुल सही है। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है कि निष्कर्ष 1 और 2 सही है, मैं कहूंगा ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ था, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि 7 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे। तो साथ तो एक पंक्ति बना लेते हैं, एक यहां पर पंक्ति बना लेते हैं 7 लोगों की, तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7। कह रहे कि ए बाएं से दूसरे स्थान पर, यानी कि अगर इधर से देखें तो ए बाएं से दूसरे स्थान पर, यानी कि ए यहां पर होगा, बिल्कुल होगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि ए और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो ए और सी, तो सी यहां पर बैठेगी तभी तो है भाई, ए और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। कह रहे कि डी और एफ के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, डी और एफ के बीच में। देखिए अगर मान लीजिए हम डी को अगर यहां पर बैठाते हैं तो 1 2 3 लोगों को छोड़कर हमें एफ को यहां पर बैठाना पड़ेगा, लेकिन ऑलरेडी यहां पर कोई बैठा हुआ है। अगर हम यहां पर बैठाते तो 1 2 3 तब भी नहीं हो पाएगा। मैं कहूंगा साथियों यहां पर हमें, ठीक है ना, डी को बैठाना होगा, यहां पर एफ को बैठाना होगा। ठीक है, कह रहे हैं कि साथियों डी और एफ के बीच में केवल 3 व्यक्ति, 1 2 3 बिल्कुल 3 व्यक्ति। अच्छा हो ये भी सकता था कि एफ यहां पर बैठता, डी यहां पर बैठता, हमने पहले ये कर लिया, डी यहां पर बैठा दिया, एफ यहां पर बैठा दिया। अगर सब कुछ सही चलता रहा तो ठीक है आंसर मिल जाएगा, लेकिन थोड़ी सी भी अगर गड़बड़ी आपको लगती है तो साथियों फिर डी यहां पर बैठेगा और एफ यहां पर बैठेगा। देखिए कह रहे हैं कि डी ए का निकटतम पड़ोसी डी है, बिल्कुल। अच्छा यहां से अब ये बात क्लियर हो जाती है कि डी यहां पर ही बैठेगा, डी यहां पर नहीं बैठेगा। उसके बाद कह रहे हैं कि बी डी का निकटतम पड़ोसी है, ये लिखा हुआ है कि बी जो है ना, बी ये डी का निकटतम पड़ोसी, यानी कि बी यहां पर बैठेगा। ठीक है, तो अब बचा कौन सा, तो एफ के ठीक बाएं कौन है, एफ के बाएं कौन है। अच्छा यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि यहां पर कौन बैठा है। फिर से शुरू से एक बार सवाल को पढ़िए। देखिए
ए बाएं से दूसरे स्थान पर, ए बाएं से दूसरे स्थान पर, ए और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ए और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, डी और एफ के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, डी और एफ के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, बिल्कुल। कहने कि ए का निकटतम पड़ोसी है डी, ए का निकटतम पड़ोसी है डी, बिल्कुल। बी डी का निकटतम पड़ोसी है, बी डी का निकटतम पड़ोसी है, बिल्कुल। सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है ई, तो ई यहां पर नहीं बैठेगा क्योंकि सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है ई, तो ई यहां पर बैठेगा। अब बचा कौन सा साथियों? जी बचा, क्योंकि ए बी सी डी, जी बचा तो जी यहां पर बैठ जाएगा। पूछा जा रहा है कि एफ के ठीक बाएं कौन है, तो मैं कहूंगा एफ के ठीक बाएं जी है, तो जी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जी कौन से ऑप्शन में है साथियों? जी आपका ऑप्शन नंबर डी वाले में है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, अब उसके बाद देख लीजिए, यहां से आपके मैथ के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, तो सभी मैथ के सवालों को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा और मुझे बताते रहिएगा कि आंसर आपका यहां पर क्या होगा। कहने के 9 श्रमिक 28 घंटे में एक दीवार का निर्माण करते हैं, तो 21 घंटे में वही निर्माण यानी कि समान निर्माण कार्य करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। अगर कभी भी इस कॉन्सेप्ट पर आपसे सवाल पूछा जाता है तो इसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है। कहने के 9 श्रमिक 28 घंटे में एक दीवार बनाते हैं, तो 21 घंटे में कितने श्रमिक वही दीवार बना पाएंगे? तो मैं कहूंगा 21 घंटे में x श्रमिक वही दीवार बना पाएंगे। तो अब इसमें आपको इसको कैलकुलेट करना और x का मान निकालना है। कैसे साथियों करोगे? 9 गुणा 28 हो जाएगा, बटे आपका ये बराबर है ना, तो साथियों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे आ जाएगा बराबर आपका x क्या है? x ये तो है श्रमिकों की संख्या। तो साथियों यहां पर अगर बात करें 7 से कट करें, अच्छा ये तो 28 आ गया यहां पर, अच्छा सॉरी 21 है, ये क्या 21 है साथियों, यहां पर ये आपका 21 हो गया। अब यहां पर क्या आ गया? x आ गया। 7 से कट करें, 7 या 21 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, 3 एकम 3, 3 3 9 हो गया, यानी कि 3 चौक कितना हो गया? 3 चौक 12 हो गया। तो मैं कहूंगा 12 श्रमिकों की आवश्यकता होगी। और 12 कहां पर लिखा हुआ है? 12 तो आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए मैथ का अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। यहां पर साथियों अगर बात करें करके 24 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल को 32 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल से किस अनुपात में मिलाया जाएगा ताकि मिश्रित चावल की दर 26 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो साथियों अगर आपसे इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे कि 2 मूल्य आपको दिए जाए और एक तीसरा मूल्य आपको दिया जाए, तो आप लोग कैसे क्या करेंगे? देखिए करके 24 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल, तो 24 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल, और 32 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल, 32 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल, ये किस अनुपात में मिलाए जाएं? मैं कहूंगा साथियों किस अनुपात में मिलाया जाएगा ताकि मिश्रित चावल की दर 26 रुपए प्रति किलोग्राम होगा। तो ये आप संख्या यहां पर लिखिए। अब अनुपात कह रहे हैं ना, क्या अनुपात होगा? तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा साथियों? 2 होगा, तो ये आ गया। इन दोनों की अगर बात करें, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? तो 6 होगा, यहां पर आ गया। यानी कि 6 अनुपात 2 बचा, इसको 2 से कट करोगे तो 2 एकम 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसको अगर 2 3 6 हो जाएगा, तो मैं कहूंगा 3 अनुपात 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि किलोग्राम के चावल से 3 अनुपात 1 में मिलाया जाएगा ताकि मिश्रित चावल की दर 26 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो इस सवाल को साथियों ऐसे आपको हैंडल करना है। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपके स्क्रीन पर। कह रहे कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को 20% छूट पर बेचा और 40% का लाभ अर्जित किया। यदि उसने वस्तु को 10% की छूट पर बेचा होता तो लाभ कितना होगा? बहुत आसान सवाल है। देखिए कह रहे कि एक वस्तु ने वस्तु को 20% की छूट पर बेचा, तो जब कोई वस्तु 20% छूट पर बेची जाएगी यानी कि वो वस्तु 80% पे बेची जाएगी, तो कहने कि तब 40% का लाभ हो रहा है। अगर मैं कहता 10% का लाभ हो रहा है तो मैं 110 लिखता, मैं कहता 20% का लाभ हो रहा है तो मैं 120 लिखता। अब यहां पर 40% का लाभ हो रहा है तो मैं 140 यहां पर लिखूंगा। तो जब उसने 20% की छूट पर बेचा तो उसको 40% का लाभ हुआ, यानी कि 140 रुपए में वो वस्तु गई। तो हम साथियों सबसे पहले निकाल लेते हैं 100% की वैल्यू कि अगर 20% का छूट ना दिया जाता, उसको कोई छूट ना दी जाती, तो ये कितने रुपए की होती। तो इसको कैसे निकालोगे साथियों? 140 नीचे ये आ जाएगा, 80 नीचे आ जाएगी, 1% की वैल्यू होगी, इसकी 100 से गुणा करा दोगी, आपकी 100% की वैल्यू हो जाएगी। ये एक तरीके से क्रय मूल्य आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो साथियों कितना आ जाएगा? 20 चौक और 20 पंजे हो गया,
4 से कट करते हैं तो 4 तियां 12, 4 पंजे 20, यानी कि 35 पंजे कितना हो जाएगा, मैं कहूंगा 5 पंजे 25, 5 तियां 15, 17, यानी कि 175 हो जाएगा। 175 हो गया। तो कह रहे कि अगर उसने उस वस्तु को 10% की छूट पर बेचा होता, यानी कि अगर इसको 10% की छूट पर हम बेचे तो इसको 90% में बेचेंगे। अब साथियों यहां पर आप कैलकुलेट करिए कैसे क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 दूना 10, 5 तियां 15, 5 पंजे 25 हो जाएगा। इसको और अगर साथियों कट करे तो ये साथियों 4.5 यहां पर आ जाएगा। तो अब आप क्या करिए, 35 की गुणा 4.5 से कर लीजिए, ठीक है। 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 तियां 15 और 2 17 हो जाएगा, ठीक। और ये आपका कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20 आपका हो गया, ठीक है। 4 तियां 12, 13, 14, यानी कि 140 आ गया, ये 5 आ गया, ये 7 आ गया, ये 5 आ गया, ये 1 आ गया, यानी कि साथियों 157.5 आया। पॉइंट लगा था ना यहाँ पर, तो इसलिए साथियों यहाँ पर हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, यानी कि 157.5 रुपए की वो वस्तु बिकी थी कितने की, वो 100 रुपए की वस्तु थी, 157.5 रुपए की वस्तु बिकी है। तो साफ साफ आपको लाभ नजर आ रहा है कि 57.5% का लाभ हुआ है। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर, 13 संख्याओं का औसत 22 है, ठीक है। तो यहां पर साथियों 13 संख्याओं का औसत कितना बताया गया है, 22 बताया गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 13 संख्याओं का योग कितना बनेगा, तो आपको 13 संख्याओं की गुणा 22 से कराना पड़ेगी। कितना हो जाएगा साथियों, 13 दूना 26, 13 दूना 26 हो गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 2 आ गया, यानी कि मैं कह सकता हूं साथियों कि 13 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 286 हो जाएगा। अब कहने कि यदि प्रत्येक संख्या को अगर 3 से गुणा किया जाए तो नया औसत तो वो तो बात की बात है, तो योग कितना बनेगा। जैसे कि ये संख्याओं का योग है, अगर देखिए अगर प्रत्येक संख्या की आप 3 से गुणा कराओ या इस योग की आप 286 की गुणा साथियों अगर आप 3 से कराओ तो बात एक ही है। तो मैं कहूंगा साथियों अभी हमें संख्याएं तो 13 की 13 पता नहीं है, तो क्या करेंगे, तो हम योग से साथियों करा लेंगे, वही बात आ जाएगी। तो अगर 286 की 3 से गुणा कराते हैं, 6 तियां 18 हो गया, 8 तियां 24 और आपका एक 25 हो गया, 3 दूना 6, 7, 8 आ गया, यानी कि 858 आ गया है अगर प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा कराए। यहां पर जो 13 संख्या ना, प्रत्येक संख्या को अगर 3 से गुणा कराया जाए तो हमने टोटल की 3 से गुणा कर दी, 858 आ गया। तो अब नया औसत आपसे पूछा जा रहा है, योगफल आपका ये निकला। संख्याएं टोटल कितनी थी, 13 थी, तो साथियों 13 आपका यहां पर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है, क्लियर है। 13 पंजे 65, 13 छंग आपका 78 हो जाएगा, ठीक। कितना निकलेगा, 7 इधर चला गया, 78, 13 छंग 78 हो गया, यानी कि 66 आपका यहां पर नया औसत निकलेगा। और ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, आपकी स्क्रीन पर देखिए सवाल को और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहां पर क्या होगा। कह रहे कि 2 व्यक्तियों की आयु में 16 वर्ष का अंतर है। इस सवाल को बहुत ध्यान से देखिएगा। यदि 6 वर्ष पहले बड़े की आयु छोटे वाले की आयु की 3 गुना थी तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। माना छोटे व्यक्ति की आयु क्या साथियों, अगर हम मान लेते हैं यहां पर छोटे व्यक्ति की आयु क्या है, छोटे व्यक्ति की आयु अगर x है, ठीक है, तो बड़े व्यक्ति की आयु क्या हो जाए, क्योंकि कहा गया है कि दोनों व्यक्तियों की आयु में 16 वर्ष का अंतर है, तो बड़े व्यक्तियों की आयु डायरेक्ट क्या हो जाएगी साथियों, 16 + x हो जाएगी। ये छोटे व्यक्ति की आयु है, ये बड़े व्यक्ति की आयु है। इतनी बात क्लियर है। अब कहने कि अगर 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसकी अगर हम बात करें छोटे व्यक्ति की 6 वर्ष पहले आयु कितनी होगी, तो x में से 6 माइनस कर दो। अगर हम इसकी बात करें कि इसकी बड़े की 6 वर्ष पहले की आयु कितनी होगी, तो साथियों 16 + x - 6 कर दो। तो जब ऐसा करोगे 16 में से 6 जाएगा, यानी कि 10 + x हो जाएगा। तो साथियों ये छोटे वाले की 6 वर्ष पहले की आयु है, ये बड़े वाले की 6 वर्ष पहले की आयु है। तो कह रहे हैं कि साथियों बड़े की आयु छोटे वाले की आयु की 3 गुनी है, ठीक है ना। क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि बड़े की आयु छोटे की आयु की साथियों 3 गुनी है। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए क्या होगा, 10 + x कह लो या x + 10 कह लो, तो x + 10 ये क्या होगी, ये बड़े वाले की आयु हो गई, ये बड़े वाले की आयु हो गई। छोटे वाले की आयु क्या है, x - 6 है, ये छोटे वाले की आयु हो गई। तो इसकी गुणा लगेगी, छोटे वाले क्या लिखा हुआ है, बड़े वाले की आयु जो है ना, ये छोटे वाले आयु की मतलब गुणा यहां पर आ जाएगा, की 3 गुना है। तो इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। अब इसको साथियों आप कैलकुलेट करा लीजिए, x + 10 = 3 की x से करेंगे 3x हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस यहां पर रहेगा, 3 छंग आपका 18 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3x आ गई, ये x उधर है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक। ये 10 इधर है, ये पहला माइनस का 18 इधर आएगा तो साथियों प्लस का हो जाएगा। मैं कहूंगा 2x बराबर कितना बचेगा,
2x बराबर आपका साथियों 28 आ जाएगा और इसको कैलकुलेट करेंगे साथियों 14 आ जाएगा, यानी कि x बराबर आपके सामने क्या आ चुका है, 14 आ चुका है। अब पूछा क्या जा रहा है, यानी कि तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो साथियों उनकी वर्तमान आयु क्या थी, x थी, तो छोटे वाले की तो साथियों 14 वर्ष हो जाएगी क्योंकि 14 वर्ष आई है, लेकिन बड़े वाले की अगर बात करें तो 16 प्लस x थी, यानी कि 16 प्लस 14 हो जाएगी। तो 16 प्लस 14 कितना हो जाएगा, मैं कहूंगा 30 वर्ष हो जाएगी, यानी कि 14 वर्ष और 30 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ था, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट था। चलिए उसके बाद देख लीजिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। कह रहे कि केशव और दानिश दोस्त हैं और 4 वर्ष पहले केशव की आयु, क्या कहा जा रहा है साथियों, 4 वर्ष पहले केशव की आयु दानिश की वर्तमान आयु के बराबर थी। 6 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 19:17 हो जाएगा। उनकी आयु का योग आपसे, यानी कि उनकी आयु सबसे पहले आप मुझे बताइए। तो साथियों 6 वर्ष बाद केशव और दानिश की आयु कितनी बताई गई है, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। अगर 6 वर्ष बाद की बात करें साथियों, ठीक है, कितने लोग हैं उनकी आयु, यानी कि केशव की अगर बात करें, केशव और दानिश की बात करें तो केशव की आयु अगर 6 वर्ष पहले 19x थी तो साथियों दानिश की कितनी हो जाएगी, 17x हो जाएगी। ये आपने मान लिया, बिल्कुल मान लिया। अच्छा ये 6 वर्ष पहले थी, क्या थी साथियों, 6 वर्ष पहले थी, तो सॉरी 6 वर्ष बाद थी। तो अगर हम वर्तमान निकालेंगे तो इसमें हम 6 माइनस ही तो करेंगे, तो 19x माइनस 6 ये हो गया और 17x माइनस 6 ये हो गया। ये किसकी होगी, केशव की हो गई आयु, वर्तमान आयु, और ये दानिश की वर्तमान आयु हो गई। इतनी बात क्लियर है, कहिए बिल्कुल क्लियर है। और 4 वर्ष पहले केशव की उम्र दानिश की उम्र के बराबर थी, यहां पर लिखा हुआ है 4 वर्ष पहले केशव की उम्र। तो अगर 19 ये मान लीजिए क्या है साथियों, 19x माइनस 6 यहां पर लिखा हुआ है 4 वर्ष पहले, तो हम क्या करेंगे साथियों 19x माइनस 6, 4 वर्ष पहले की बात कहिए तो 4 इसमें से हम घटा देंगे, 4 हमने इसमें से घटा दिया। तो 4 वर्ष पहले केशव की आयु दानिश की वर्तमान आयु के बराबर थी। दानिश की वर्तमान आयु कितनी है, 17x माइनस 6 है, तो 17x माइनस 6। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए 19x क्या, अब इसको जोड़ेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन जो आएगा वो साथियों माइनस का ही आएगा। तो माइनस यहां पर 10 आ जाएगा, बराबर आपका 17x माइनस 6 आ जाएगा। अब ये 19x है, उधर 17x है, इधर आएगा तो वो माइनस का हो जाएगा, बराबर माइनस 6 हो गया। ये माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है बिल्कुल। इसमें से 2x बचेगा, बराबर प्लस माइनस माइनस होता है, तो साथियों यहां पर 4 आ जाएगा, यानी कि x बराबर जो आपका आएगा वो साथियों कितना आएगा, वो 2 आएगा। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है, कहिए बिल्कुल क्लियर। केशव की वर्तमान आयु मैंने आपको साथियों कितनी बताई थी, केशव की वर्तमान आयु मैंने आपको बताई थी 19x माइनस 6। तो केशव की वर्तमान आयु कितनी, 19 दूना 38 हो जाएगा। 38 में से साथियों जब आप कितना निकालेंगे, 6 निकालेंगे तो मेरे ख्याल से 32 निकलेगा, यानी कि साथियों केशव की उम्र तो 32 वर्ष हो जाएगी और इनकी उम्र क्या हो जाएगी साथियों, 17 दूना 34, 34 में से साथियों 28 वर्ष आपका आ जाएगा। तो दोनों की आयु निकल चुके, लेकिन दोनों की आयु का योग आपसे पूछा जा रहा है, तो मैं कहूंगा साथियों कितना, 60 वर्ष हो जाएगा। तो 60 वर्ष क्या ऑप्शन में है, मैं कहूंगा बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी वाले में है। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास।